दोस्तों आपका 20 फरवरी को कक्षा 11वीं भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। ओके, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं। आपकी कंप्लीट बुक से जितने भी 2 नंबर वाले प्रश्न हैं सभी 2 नंबर वाले प्रश्नों का उत्तर के साथ बताऊंगा, साथ ही समझाऊंगा भी। याद करने में दोस्तों आपको आसानी हो जाएगी। ओके, लक्ष्य हमारा 70 में 70 रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको 3 अंक वाली, फिर 4 अंक वाले और फिर वस्तुनिष्ठ इस बार से कवर कर लेंगे। कंप्लीट दोस्तों आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी अन्य सब्जेक्ट की बताएं हैं, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 11th वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो क्या है, जुए में भी होती है। यदि दोस्तों आपको क्या है वार्षिक परीक्षा में क्या हाई स्कोर करना है तो आपको क्या लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भूगोल की परिभाषा लिखिए। ओके, तो प्रोफेसर फ्रीमैन एवं रॉब के अनुसार भूगोल पृथ्वी और उस पर पाई जाने वाली सभी बातों का वर्णन करना तथा उसके बारे में लिखना है। यानी भूगोल क्या है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में क्या है बातें करना, वर्णन करना उन चीजों का। ओके, उनके बारे में लिखना, वही हमारा क्या भूगोल कहलाता है। ये किसके अनुसार परिभाषा है, फ्रीमैन और रॉब के अनुसार। ओके, टॉप 50 में आपको 2 नंबर वाले बताने वाला हूँ। ओके, सभी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसे भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो भूगोल की 2 शाखाएं आपकी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ओके, सूर्य ताप किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। सूर्य ताप का है, सूर्य ऊष्मा का बहुत बड़ा स्रोत है। यह अंतरिक्ष में लगातार ऊष्मा विकिरण उत्सर्जित करता रहता है। इसी विकिरण के द्वारा पृथ्वी के धरातल पर ऊष्मा प्राप्त होती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य से सिंपल है, सूर्य ताप का है, सूर्य से प्राप्त सूर्य से पृथ्वी को जो प्राप्त होने वाली ऊष्मा या ताप है वही क्या है, सूर्य ताप कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस प्रकार की जलवायु में तापांतर बहुत कम होता है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में तापांतर बहुत कम होता है। अब एक वाक्य नहीं पूछा जा सकता, याद रखिएगा। जैव विविधता किसे कहते हैं, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को हम क्या जैव विविधता कहते हैं। तो किसी कोई भी एरिया है, कोई भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें जो जीवों की संख्या है वही हमारी क्या है, जैव विविधता है। नेक्स्ट जैव विविधता का ह्रास को होने के आपको क्या है 2 कारण लिखने हैं। जैव विविधता के ह्रास के कोई 2 कारण कौन कौन से हैं। पहला है जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों का उपयोग अधिक होने लगा है, इससे प्रजातियों और उनकी आवास में तेजी से कमी आ रही है। ओके, जैसे मतलब जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो क्या लोगों के आवास बढ़ते जा रहे हैं, घर बनाते जा रहे हैं, तो कहाँ जंगलों को भी क्या काटते जा रहे हैं। अब जंगल काटते जाएंगे तो वहाँ के जीव हैं ओके वो कहाँ जाएंगे। ओके, इसलिए उनके क्या जीवों के आवास में कमी हो रही है। वनोन्मूलन के कारण भी क्या है जैव विविधता का विनाश हुआ है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या है भारत के केंद्र शासित के प्रदेश के नाम याद होने चाहिए। दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन द्वीप, दादर तथा नागर हवेली, लक्षद्वीप तथा पांडुचेरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के नाम लिखिए। तो भारत के पूर्वी तट कौन कौन से है, तो भारत के पूर्वी तट का नाम क्या है, कोरोमंडल तट है। एवं पश्चिमी तटों का नाम कोंकण तट, महाराष्ट्र तट, गोवा तट, मालाबार तट तथा केरल एवं कर्नाटक तट है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के नाम। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा और ज्वारनाद मुख में क्या अंतर होता है। तो ये आपका दिया हुआ इंपॉर्टेंट है, आपका डेल्टा और ज्वारनाद मुख में अंतर। डेल्टा की रचना नदी द्वारा बहाकर लाए हुए अवसादों द्वारा होती है। डेल्टा से होकर एक मुख्य नदी तथा अन्य कई उपनदियां होती है, जबकि ज्वारनाद मुख में क्या है, ज्वारनाद मुख एक नदी का सकरा हुआ मुहावना है, इसकी कोई क्या उपनदियां नहीं होती हैं। फिर आपका डेल्टा में इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। डेल्टा बहुत ही समतल तथा उपजाऊ मैदान होता है। ज्वारनाद मुख इसका मुख है मुहाना का सकरा होता है, लंबा और स्थानीय होता है। ये नदियां मैदानों का निर्माण नहीं करती हैं। डेल्टा क्या है, मैदानों उपजाऊ मैदान का निर्माण कर देते हैं, जबकि जो आपका ज्वारनाद मुख है ये आपका है मैदानों का निर्माण नहीं करते हैं। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में अंतर दिया हुआ है। पूर्वी घाट क्या है, ये घाट उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर के पठार से शुरू होकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैले हुए। पश्चिमी घाट क्या है, ये घाट उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरद्वीप तक फैले हुए हैं। अब पूर्वी घाट में इसमें महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियां बहती हैं। पश्चिमी घाट में इसमें अनेक छोटी छोटी नदियां बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की कोई 4 नदियों के नाम लिखिए। प्रायद्वीपीय भारत की 4 नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। तो आपके भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह के आधार पर भारत को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से खंड, प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य पर्वतमालाएं, तीसरा हो जाता है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो जब जल भरी हवाएं किसी पर्वत को पार करके अगले ढाल पर नीचे उतरने लगती हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है, इसकी नमी शोषित करने की शक्ति बढ़ जाती है, इससे ये क्या है, वर्षा नहीं करती हैं। ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? प्राकृतिक वनस्पति से है उस वनस्पति से है जो किसी भूभाग में वहां के धरातल, जलवायु तथा मृदा के अनुरूप प्राकृतिक रूप से उगती है, जिसमें पेड़ पौधे, झाड़ियां, घास आदि सम्मिलित हैं, जो मनुष्य के सहायता के बगैर उत्पन्न होती हैं। प्राकृतिक वनस्पति मतलब जैसे जंगलों में आपने देखा बहुत सारे क्या पेड़ पौधे उगते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हम क्या जंगल में डेली पानी डालने के लिए जाते होंगे, ओके, इस प्रकार से, तो वो अब जो अपने आप से होगी, ओके, अपने आप से जो पेड़ उगाते हैं वो आपकी वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति रहती है, इसमें क्या मनुष्य का बगैर भी उग जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम कौन से हैं? तो भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम, क्रमबद्ध उपागम, दूसरा है प्रादेशिक उपागम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूगोल विषय के अध्ययन के कोई दो उद्देश्य लिखिए। जैसे आप क्या है, जियोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, भूगोल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसके उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, ओके? तो पहला है, भूगोल का प्रमुख उद्देश्य भूमंडलीय जानकारी में वृद्धि करना, यह पृथ्वी के धरातल का अध्ययन तथा मानव के निवास के रूप में करता है। दूसरा है, भूगोल का अध्ययन का उद्देश्य है संसार के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के अध्ययन से उनके संसाधनों का मानव के लिए अधिकतम उपयोग करना। तो ये आपके दिए भूगोल के दो उद्देश्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, स्थानीय पवनें किसे कहते हैं? तो जब किसी स्थान पर प्रचलित पवनों के विपरीत कुछ विशेष प्रकार की पवनें चलती हैं तो उन्हें क्या है, स्थानीय पवनें कहते हैं। जब किसी स्थान पर जो बहुत ज्यादा फेमस है, प्रचलित पवनें हैं, उनके विपरीत अगर कुछ अलग प्रकार की क्या है पवनें चलती हैं तो हम स्थानीय पवनें कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तापमान का व्युत्क्रम या विलोमता किसे कहते हैं? तो लंबवत वितरण की प्रक्रिया में समानता वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती जाती है, लेकिन कई बार स्थानीय अथवा कालिक रूप से ऊंचाई के साथ तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है। इस दशा को हम कहते हैं तापमान का विलोमता कहते हैं, ओके? ये घटना चाहिए लेकिन क्या बढ़ने लगता है, इसलिए तापमान का विलोमता, ओके? जैसे विदेशज प्रजातियों से क्या समझते हैं? तो बीज प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई हैं, उन्हें विदेशी प्रजातियां कहते हैं, ओके? मान लीजिए कि ये एरिया में क्या है, कोई भी एक भी शेर नहीं रहता है, ओके, चीता नहीं है, तो कहीं विदेशों से अन्य जगह से क्या चीता लाया जाता है, वहाँ क्या पाला जाता है, तो फिर वो आपका विदेशी प्रजाति आपको कहेगा इस बार से, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ प्रजातियों से आप क्या समझते हैं या क्या आशा है? तो दुर्लभ प्रजातियों से आशा है उन प्रजातियों से है जो कुछ ही स्थानों पर सीमित है तथा बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी हुई हैं, जैसे फेनिक लोमड़ी, हिमालयन भालू, सुनहरी बिल्ली, ये सब आपके यहाँ दुर्लभ प्रजातियां हैं, ओके? और दुर्लभ प्रजाति तो आप जानते ही होंगे, दुर्लभ यानी बहुत ज्यादा कम बची हुई ऐसी प्रजाति, ओके? तो लिखना किस प्रकार से कि जो कुछ ही स्थानों पर सीमित रहती हैं या फिर बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी रहती हैं, यानी भारत मान लीजिए मिले तो एक ही दो मिले और अन्य जगह देखे तो एक ही दो मिले, तो इस प्रकार से मतलब बहुत ज्यादा कम मिले, वो आपकी क्या दुर्लभ प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखिए। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समुद्री तट रेखा वाले दो राज्यों के नाम लिखिए। तो समुद्री तट रेखा वाले दो राज्य आपके गोवा और कर्नाटक हो जाते हैं। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा का क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के जो बीच सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा कहलाती है। भारत के द्वीपीय समूह के नाम लिखिए। तो आपका है पहला बंगाल की खाड़ी में स्थित के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। ये क्या है? भारत के द्वीपीय समूह है। नेक्स्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं? प्रीवियस में आ चुका है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछे जाता है कि बिहार का शोक कैसे कहते हैं? तो कोसी नदी को। अब क्यों कहा जाता है? कोसी नदी बिहार के मैदानी क्षेत्र में अनेक बार अपना मार्ग परिवर्तित कर चुकी है। वर्षा काल में इसमें भीषण बाढ़ आती है, इससे अपार जनधन को हानि होती है, इसलिए क्या है इसे बिहार का शोक कहते हैं। सिंपल क्या है, वर्षा के कारण क्या होता है, इसमें क्या अक्सर क्या है बाढ़ आती रहती है, भयंकर बाढ़ आती है, जिससे क्या है जो वहाँ के लोग हैं उनके जनधन की एक बार से हानि हो जाती है, इसलिए कोसी नदी को क्या बिहार का शोक कहते हैं। ओके, ये बिहार का क्या दुख है इस बार से। नेक्स्ट दौड़ी, नदी दौड़ी और जल संभर में अंतर, तो ये आपका दिया हुआ इंपॉर्टेंट है। नदी दौड़ी में क्या है, बड़ी नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र को क्या है नदी दौड़ी कहते हैं। जल संभर में छोटी नदियां या नालों का द्वारा अप्रवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। नदी दौड़ी का आकार बड़ा होता है, जल संभर का आकार छोटा होता है। जैसे जलवायु के तत्व कौन से हैं? तो तापमान, वायु दाब, हवाएं, आर्द्रता, मेघ और वर्षा। ओके, ये सब आपके क्या है आपके जलवायु के तत्व हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सामाजिक मानकी से कई तात्पर्य है। सामाजिक मानक के अर्थ
पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा उस ऊपर भूमि का क्या वन उपरोपण, ये आपका कहलाता है सामाजिक वानिकी। आगे देख लेते हैं, आगे और भी क्वेश्चन देख ले, अभी और क्वेश्चन पढ़ना है। बस बाकी सभी जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ 2-2 लाइन के इनके आंसर हैं। कुछ ही क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ आपको बड़े लगे, बाकी लगभग आपके 2-3 से 3 लाइन में हो जाएंगे। तो बस पढ़ते जाइए, तुरंत याद करते जाइएगा। भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखना है। तो भू आकृति विज्ञान, जैव भूगोल, ये आपके भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं। मानव भूगोल की किन्हीं 2 शाखाएं कौन कौन सी, देखिए सबकी अलग अलग है। आपको लगेगा एक ही शाखा पूछ रही, मानव भूगोल की अलग है, भौतिक भूगोल की अलग शाखाएं हैं, सब याद रखिएगा। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता होगा, एक न एक जरूर आपका बनेगा, शाखा वाला याद करके रखिएगा। मानव भूगोल की शाखाएं, तो आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, मानव भूगोल की शाखाएं। नेक्स्ट ओस क्या है? ओके, ओस क्या है? तो जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्र पर संग्रहित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों ठंडी सतह पर पानी की बूंदों के रूप में जम जाती है, इसे हम क्या है, उसे ओस के नाम से जाना जाता है। जैसे कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं, इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, पवनें बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अनुवांशिक जैव विविधता किसे कहते हैं? अनुवांशिक जैव विविधता का आशय एक प्रजाति के विभिन्न जीवों के जीनों में होने वाले परिवर्तन से है। इसके कारण जीवों के विभिन्न भिन्न प्रजातियों का विकास होता है तथा वे स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाती हैं। कृषि जैव विविधता क्या है? कृषि जैव विविधता एक व्यापक शब्द है जिसमें अनुवांशिक प्रजातियों तथा पारिस्थितिक तंत्र के स्तर पर जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों की विविधता और परिवर्तनशीलता शामिल है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के 2 राज्यों के नाम लिखिए जिसमें प्रमाणिक मध्यांतर रेखा गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ओके, इनसे क्या है, प्रमाणिक मध्यांतर रेखा गुजरती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो ऐसे आपको देश बताने हैं जो भारत के पड़ोसी हैं और हिंद महासागर में स्थित हैं। तो हिंद महासागर में आपके पड़ोसी देश श्रीलंका हो जाता है और मालदीव हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो वह कौन सा तटीय मैदान से होकर जाएगा? यानी मतलब कम समय पहुंच जाए, अच्छे से पहुंच जाए, तो ऐसा कौन सा तटीय मैदान होगा यदि किसी व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। यह केरल से क्या है, 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। केरल तट मालाबार तट का ही भाग है, अतः मालाबार तट से होकर इसे दूरी सबसे कम 280 किलोमीटर है। इसलिए मालाबार तट के मैदानी भाग से होकर वह लक्षद्वीप कम समय में पहुंच जाएगा। पूर्वी घाट की 2 विशेषताएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो पूर्वी घाट की विशेषता क्या होती है? ये घाट उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर के पठार से शुरू होकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। दूसरा, इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपकेंद्रीय प्रवाह अपप्रतिरूप किसे कहते हैं? तो जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशा में बहती हैं, इसे अपकेंद्रीय प्रवाह अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। बिल्कुल सिंपल दिया हुआ, अगर जिसे किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, जैसे स्टूडेंट है उसे लगे बहुत ज्यादा कठिन है, क्या टॉपिक है, ओके। जबकि क्या है, जब नदियां किसी पर्वत से निकल रही हैं तो कई दिशाओं में बहने लगेंगी, जब इसे हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। नेक्स्ट, सिंधु नदी का स्रोत तथा उसकी सहायक नदियों के नाम लिखे, इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु नदी कैलाश पर्वत के सिगमी खावा झरने से निकली है। यह झरना लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में है। सिंधु नदी की सहायक नदी क्या है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इस बार से आपको 12 बोलना है, याद हो जाएगा, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और मानसूनी वनों में अंतर लिखिए। प्रीवियस क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या है? ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें वृक्षों की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी वृक्षों की ऊंचाई 30 से 50 मीटर तक होती है। नेक्स्ट है, ओके, उष्णकटिबंधीय सदाबहार में क्या है? वर्षा अधिक होती है, जबकि क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन में कम वर्षा होती है। इसमें किसी विशेष मौसम में पतझड़ नहीं होता है। इन वनों में वृक्ष अधिक सघन होते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन में क्या है? ग्रीष्म ऋतु में पेड़ अपनी पत्तियां क्या गिरा देते हैं, वर्षा ऋतु में कोपलें निकल जाती हैं। ये वन अधिक सघन नहीं होते। उदाहरण के लिए साल, सगौन, चंदम, शीशम, महुआ, ये सब क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन है। नेक्स्ट है, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वायुमंडल किसे कहते हैं? तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर 800 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई तक वायु फैली हुई है। पृथ्वी के आसपास वायु के इस आवरण को हम कहते हैं वायुमंडल कहते हैं।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगता है जैसे सभी स्टूडेंट जानते हो वायुमंडल क्या है, लेकिन लिखना कैसे तो ये लगने लगता है। ओके, तो बस आप पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आएगा किस बार से आपको बताना है। नेक्स्ट है वन क्षेत्र और वन आवरण में क्या अंतर है, देख लेते हैं। ओके, आगे बढ़ने से बताना चाहूँगा, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं क्लास 11 जियोग्राफी सब्जेक्ट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 9039534079 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके। कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही आपका मैपिंग सेक्शन रहने वाला है। ओके, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस पार से क्वेश्चन आपको दिए गए सॉल्यूशन के साथ प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब एक बार से आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा, जिससे आप यहाँ बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे क्लास 11 जियोग्राफी सब्जेक्ट की। तो ये आपको दिया वन क्षेत्र और वनावरण में अंतर, तो अच्छे से आपको इसे तैयार कर लेना है। ओके, आगे नेक्स्ट भूगोल के 2 महत्व, भूगोल के क्या 2 महत्व आपको पूछे जा रहे हैं। पहला कि भूगोल संसाधनों का अध्ययन कर हमें क्या है नियोजित ढंग से उपयोग करने की दिशा बोध कराता है। दूसरा है भूगोल प्रादेशिक अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। प्रादेशिक अध्ययन हमारे लिए क्षेत्र विशेष की समस्या को समझने और उसको दूर करने में क्या सहायक होता है। जलवायु विज्ञान किसे कहते हैं, तो विश्व के विभिन्न भूभागों की जलवायु का अध्ययन करना जलवायु विज्ञान कहलाता है। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम, जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। चक्रवात किसे कहते हैं, जब कोई वायु राशि किसी न्यून वायु दाब क्षेत्र की ओर चक्राकार रूप से तीव्र गति से प्रवाहित होती है तो उसे हम क्या चक्रवात कहते हैं। कोई भी जो वायु की राशि है मतलब वायु है और न्यून वायु वेग से वो क्या है चक्र की तरफ क्या है तीव्र गति से प्रवाहित हो रही, तब क्या आपको चक्रवात कहते हैं। जैसे जैव विविधता संरक्षण से क्या आशय है, तो जैव विविधता संरक्षण से आशय जैविक संसाधनों के प्रबंध से है, जिससे उनके व्यापक उपयोग के साथ साथ उनकी गुणवत्ता बनी रहे। क्योंकि जैव विविधता मानव सभ्यता के विकास का स्तंभ है, इसलिए इसका संरक्षण क्या अति आवश्यक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता संरक्षण के कोई 2 आपको सुझाव पूछे जा रहे हैं। तो अपलुप्त प्राय जानवरों की प्रजाति का संरक्षण किया जाए तथा उनकी सुरक्षा के लिए क्या मजबूत कदम उठाए जाए। प्रत्येक देश वन्य प्राणियों के आवास की पहचान करे तथा उनकी क्या सुरक्षा का प्रबंध करे। ये आपके जैव विविधता के संरक्षण के 2 आपके उपाय सुझाव हो जाओगे। नेक्स्ट है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, कोई 2 राज्यों के नाम लिखिए। तो कई राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको क्या है इसमें 2 पूछे जा रहे, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान बता दिए। बाकी आप एक बार 8 देख लीजिएगा कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्ट में यहाँ से बनकर क्वेश्चन आ सकता है। जैसे भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। तो भारत के सिक्किम प्रदेश की सीमा यानी सिक्किम प्रदेश सिक्किम राज्य की सीमा क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। वृक्षाकार अव्यय प्रतिरूप किसे कहते हैं, तो जब अव्यय की आकृति क्या है वृक्ष के समान हो जाए तो अव्यय के ऐसे प्रतिरूप हम क्या है वृक्षाकार अव्यय प्रतिरूप कहते हो। अभी आपके क्या है एक वाक्य में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अभिकेंद्रीय अव्यय प्रतिरूप क्या है, तो मरुस्थलीय भागों में बहने वाली नदियां अभिकेंद्रीय अव्यय प्रतिरूप बनाती हैं। अभिकेंद्रीय अव्यय प्रतिरूप में नदियां के चारों ओर से बहकर किसी गर्त या झील से मिल जाती हैं। ओके, और साथ ही इन दोनों में क्या अंतर भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो जब आपसे परिभाषा बन जाएगी मतलब आप समझ के रखेंगे अंतर भी आप लिख सकते हो। गंगा नदी की सहायक नदियां के नाम लिखिए। तो गंगा नदी की सहायक नदियां यमुना, चंबल, रामगंगा, गोमती, महानंदा आपका हो जाएगा, नंदा, सोन, घाघरा, गड़क, कोसी, ये सब आपकी हैं। नेक्स्ट पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं बनता, इंपॉर्टेंट है। तो भारत के पश्चिमी मैदानों में बहने वाली नदियों का ढाल क्या काफी तीव्र है, इसलिए ये नदियां अपने मुहाने पर अनेक भागों में न बहकर एक भाग में बहती हैं। अतः ये नदियां डेल्टा न बनाकर ज्वारनादमुख बनाती हैं, इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान पर है कोई भी डेल्टा नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आपका हिमालय की स्थिति है, दूसरा है उच्चावचन और तापमान। हिमालय की स्थिति किस प्रकार से, हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को नियंत्रण माने जाते हैं। यह दक्षिण से आने वाली भाप भरी हवाओं को रोककर वर्षा कराते हैं और उत्तरी ध्रुव एवं मध्य एशिया में आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर भारत को क्या शीत प्रदेश बचने से बचाते हैं। ये आपकी हिमालय की स्थिति है जिससे क्या है जलवायु को क्या है भारत की नियंत्रण रखते हुए। उच्चावचन और तापमान, उच्चावचन एवं तापमान जलवायु को अत्यधिक प्रभावित है। जैसे महाबलेश्वर मानसून पवनों के सामने पड़ता है, वहाँ 625 सेंटीमीटर से वर्षा होती है, लेकिन पूना में 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है क्योंकि पूना वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन है वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के कोई 2 कारण लिखिए। वन्य प्राणियों की हम देख रहे हैं लगातार संख्या कम होती जा रही है, तो क्या कारण है। पहला कि ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सुनामी आदि आपदाओं के कारण वन्य जीवों के क्या आवास नष्ट हो जाते हैं। ओके, जब उनके आवास नहीं रहेंगे, उनके घर नहीं रहेगा तो वो क्या है तो उनको उसका क्या वन्य प्राणियों की संख्या कम होती जाएगी। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। मनुष्य ने आवास, कृषि, उद्योगों हेतु वन भूमि का उपयोग किया है, जिससे क्या है जीवों के आवास संकट में पड़ रहे हैं। ओके, तो जीवों के आवास संकट पड़ रहे हैं, जीव संकट में पड़ रहे हैं। ओके, जब उनके रहने के लिए कहीं जगह नहीं होगी तो वो कहाँ जाएंगे। ओके, तो इसलिए क्या है इनकी संख्या भी कम हो जाती है। तो ये आपका दिया हुआ है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर वाले जितने क्वेश्चन बताए हैं सभी तैयार कर लीजिएगा। ओके, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको 2-3 बार
बार आप पढ़ के जाइएगा, जो इजी लग रहा है एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, और अगर आपने रिवीजन करना है एक बार और वीडियो देख लीजिएगा तो आपका कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपको 2 अंकी वाले कंप्लीट कवर करा दिए हैं। बाकी दोस्तों प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, 9039534079 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कंप्लीट आप क्या है पीडीएफ मटेरियल ले सकते हैं और प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।